If p is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 p momentum of photoelectron the wavelength of the light should be। देखिए इसमें सिंपल क्या कहा गया है कि एक मेटल सरफेस है कोई भी, इस पे अगर मैंने लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डाली तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है, अगर मैंने लैम्डा वेवलेंथ डाली की लाइट डाली तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसका मोमेंटम p है। इन्होंने ये कहा केस 1। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है लैम्डा है तो p हो गया, अगर मैं इस पे लैम्डा डैश डालूं, ठीक है, और 1.5 p मोमेंटम निकले तो तब लैम्डा डैश क्या होगा। समझ रहे मतलब क्या है कि p है तो लैम्डा, अगर मैं इसको 1.5 कर दूं तो ये लैम्डा डैश क्या होगा, ये पूछा। देखिए गाइस आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। नो क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फोटोन्स थे, राइट, यानी फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, यानी सपोज लैम्डा या वेवलेंथ 3 की आप न्यू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या कुल मिला के ई एनर्जी थी। समझ रहे, ई एनर्जी की आपने लाइट ई इक्वल्स टू एच सी और लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक मेटल सरफेस पे डाली, अब क्या हुआ कि ये जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एनर्जी मिली, इनको एनर्जी मिली तो देखिए मिनिमम एनर्जी या लोअर द एनर्जी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं किसी चीज को एनर्जी ज्यादा दे दूं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी हो जाके वजह से इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनको आप क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं नो? इस पे एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है देखिए, सपोज आप ये मान के चलिए ई आपने इनको एनर्जी दी थी, टोटल एनर्जी ई नोट, सपोज इनकी थ्रेश होल्ड एनर्जी है। थ्रेश होल्ड एनर्जी का मतलब क्या है, इसको ऐसे देखिए गाइज कि सपोज जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास अभी सपोज 50 यूनिट की एनर्जी है, ठीक है, और ये कहा है कि इनके पास 50 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इनकी एनर्जी टोटल 100 की होनी चाहिए, ठीक है, यानी 50 तो होगी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इजेक्ट होने के लिए 100 की एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, वो होती है आपकी थ्रेश होल्ड, यानी ये ई नोट। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल कितनी एनर्जी हो ताकि बस अब ये निकलने ही वाले हो। नाउ सपोज आपने 150 की यूनिट या जूल्स की एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन्स को दी थी, 100 इनका तो देखिए ये तो हो गया 150, 100 तो इनका थ्रेशोल्ड पूरे में करने में हो गया। अब बाकी की जो एनर्जी थी 50 यूनिट्स की, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो जाती, यानी जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या वेलोसिटी होगी, या काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें यूटिलाइज हो जाती। आपने ये बात समझी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ जो ये ई नोट है इसको मैंने क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको आप वर्क फंक्शन भी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या अगर मैं इसको E इक्वल्स टू एच न्यू नोट बोलूं तो ये न्यू नोट क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर वर्क फंक्शन की फॉर्म में भी मैं लिखूं, इसको एक ही बात है तो इसको कभी कभी साई की फॉर्म में भी यूज कर लिख लेते हैं, यानी E इक्वल्स टू साई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इस पे एक दो क्वेश्चन हैं और आए हुए हैं, अभी देखेंगे तो आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा एग्जाम पे। इसमें क्या कहा गया है कि एज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू दी वर्क फंक्शन। इन्होंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ही ज्यादा है, यानी आप ये समझें कि मेटल, जो ये मेटल था इसका वर्क फंक्शन साई था, ये बहुत ही कम है, लेस है बहुत, पॉइंट्स में मान ली 0.23 समथिंग, और आपने जो एनर्जी दे दी 100 जूल दे दी, तो ये जो सारी की सारी जो एनर्जी है 99.8 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, वो सब की सब आपकी काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज होगी। तो मैं अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूँ कि 100 इक्वल्स टू लगभग 9.97, या जो एनर्जी मैंने दी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में लगी, रफली एज्यूम कर सकता हूँ ना। बेसिकली इनका जो मोटिव था ये लाइन देने का वो यही था कि आपको या तो ये लिख दिया या डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि एज्यूमिंग की जो वर्क फंक्शन है, या उसको नेग्लेक्ट कर दो वर्क फंक्शन को।
तो कुल मिला के जो हो गया मेरा ई जो हो गई एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस, पर्टिकुलर केस। नाउ वी नो कि काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई लिख सकते हो आप इसको। ठीक है गाइज। नाउ हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी को इन अदर वर्ड्स आप क्या लिख सकते हो? मोमेंटम की फॉर्म में, क्योंकि यहां मोमेंटम दिया गया है पी स्क्वायर अपॉन 2m। नाउ ये तो बेसिक फिजिक्स का है ना, मोमेंटम का क्या होता है? पी इक्वल्स टू एम वी, पी इक्वल्स टू एम वी होता है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर ये होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं या दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू ये p हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m, m इधर आ गया। समझ आ गया आपको कैसे निकाला? ये तो ऐसे भी यूज कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल ये हो गया आपको। अब मुझे ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जब आपकी कोई, ये मुझे ये पता है कि जब ये आपकी लैम्डा एनर्जी है ये इक्वल्स टू एच सी और लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो ये और ये इक्वल कर देते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी थी ये सब, ये काइनेटिक एनर्जी का था। तो यानी एच सी अपॉन लैम्डा इसकी वैल्यू इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या यूज करी है मैंने? पी स्क्वायर बाई 2m। अब देखिए लैम्डा एंड पी में करना है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। एच सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पी स्क्वायर के। ठीक है। नाउ अब मुझे बेसिकली लैम्डा की फॉर्म में दूसरे लैम्डा की लैम्डा 2 चाहिए। तो क्या हो जाएगा इससे? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 का स्क्वायर। नाउ लैम्डा 1 क्या है गाइज? लैम्डा 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। P2 क्या है? 1.5 P, ये हो गया P स्क्वायर। P1 क्या है? P है ना, डिवाइड कर दिया। ठीक है। एंड लैम्डा अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, यानी लैम्डा 2 वुड बी 4/9 टाइम्स लैम्डा। ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वुड बी ए। बस आपको ये चीज जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था आपको वो पता होना चाहिए था। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस पे एक दो क्वेश्चन और हैं, इसकी डिपेंडेंसी भी है, उसका अच्छा क्वेश्चन है बहुत, तो आप ये देखते रहिए। ठीक है। सो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नाउ गाइज अगेन वर्क फंक्शन देखते ही, फोटो इलेक्ट्रॉन देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात चल रही है। नाउ अगेन टोटल एनर्जी जितनी आपने इंसिडेंट की किसी मेटल सरफेस पे वो ये ई है, वुड बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन साई। क्योंकि यहाँ वर्क फंक्शन लिख दिया है तो मैंने सोचा साई लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की बात है। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है आपको, इधर वैल्यू 6 × 10⁵ ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी दी हुई है। नाउ साई आपको निकालना है। ई क्या है? ई है आपकी, यहां पे लिख देता हूं एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू साई निकालना है प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। एम ई की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻31 kg। ये याद होना चाहिए, अगर दिया हुआ नहीं है तो याद डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। ये वी आपको दे दिया है, वी की वैल्यू रख दें। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू जो सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ अपॉन 4000 इंटू 10⁻10 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिएगा गाइस, ये कैलकुलेट कर ही लेंगे ना आप। एम ई में वैल्यू होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इधर फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू साई हो जाएगा। और जो भी वैल्यू आ गई आपकी साई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। आप ये समझिए। अब जो मेन चीज आपको मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। इसमें जो सब की सब वैल्यू है जूल सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड में एसआई यूनिट्स में है। तो जो साई की वैल्यू क्या है? देखिए साई की वैल्यू एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी प्लस एनर्जी होगी। तो साई की वैल्यू जूल्स में निकली है मेरी। ठीक है। साई की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करी होगी, सारी यूनिट जूल्स में है ना, जूल्स में निकली। मुझे इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकले हैं। तो साई की वैल्यू जब आप फिलहाल कैलकुलेट करोगे इससे
ठीक है, कैलकुलेटर देख लीजिएगा गाइस, 3.36 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, ये भी निकलेगा साई की वैल्यू पूरा ये कैलकुलेट करके। ठीक है, अब देखिए वैसे तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है। ये वैल्यू दी हुई नहीं होती तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, इससे भी पता लग गया था पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऐसे है जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर चला जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये हो गया। अब इसमें जो वैल्यू है कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके आप देखेंगे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ आपको यहाँ पे गाइस, थोड़ा जल्दी से देखिए, साई इक्वल्स टू 3.36 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो 1 जूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतना 3.36 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स कितना हो जाएगा, 3.36 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे ये कट गया कैंसिल। ठीक है, अब आप देखिए आंसर में ये ऐसे हो गया, ये ऐसे कट गया 336/160। अगर आप रफली देखेंगे ना ऑप्शंस में, देखिए अब आप 2.1 3.141 लगभग ऐसे मान सकते हैं आप इसको। तो अगर आप 160 को अप्रोक्सीमेटली 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 320 आ रहा है, तो रफली 2 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर। समझ रहे हैं आप किस तरह मैंने किया, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। ये शॉर्टकट्स होते हैं गाइस, डायरेक्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल इसमें बी ऑप्शन आ गया, आपको समझ में आ गई होगी। एक नोट करने की हो रहा है, अगर पता नहीं आपने अब तक नोट करी है या नहीं, कि जो मैंने ये वाला E इक्वल्स टू साई प्लस के ई लिखा था, इसमें आपको लिखा HC/λ साई इक्वल्स टू हाफ MEV² लिखा है। सो नोट करने की क्या बात है, नोट करने की गाइज ये बात है कि जो ये एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंसिडेंट होने से पहले जो लाइट पड़ी, समझ रहे हैं, वो C दूसरा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हटे कूदे इजेक्ट हुए, उनकी काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी है, समझ रहे हैं, वो डिफरेंट है। ये सेम भी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है सेम ही होगी। आई होप गाइज आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जरूरी बात थी आपको याद रखनी। जरूरी नहीं है, अगर ये नहीं दिया तो आपने ये ये इसका 3 × 10⁻+8 मीटर पर सेकंड वैल्यू रख लोगे आप, ये आपको याद रखना जरूरी है। ओके गाइज, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 electron volt. The energy of second excited state of helium plus ion in electron volt is. Now guys देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है। पहली बात तो ग्राउंड स्टेट क्या है, n = 1। n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो अभी आपका शेल है। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, एक ये ग्राउंड स्टेट था इलेक्ट्रॉन, n = 1। पहली एक्साइट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर वाले में आ गया, पहली एक्साइटेड स्टेट होगी, तो इसके लिए n = 2 हो गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट अगेन क्या हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक और स्टेप आगे कूद गया, समझे, शेल में, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वुड बी n = 3। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, n = 3। अगेन सिंपल है, फिर तो बाद में द एनर्जी ऑफ शेल्स कैसे निकालते हैं आप, बोहर्स मॉडल से। ये n = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो 50 बार कम से कम ये फॉर्मूला यूज हुआ होगा। तो यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू ये है, ये वाला नहीं है कि 0 एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट को 0 एक्साइटेड स्टेट बोल दूं मैं, 0। तो ये जो n है ना, नंबर ऑफ शेल, वो यहाँ पे n वो है। तो E3 क्या हो जाएगा, यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड शेल की -13.6 इंटू, अब देखो एक बात और है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही है। अगर सपोज यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते तब यहाँ पे 15 लिखते। ये बेसिकली
एक स्टैंडर्ड है वैल्यू, तो इसे देते भी ना तब भी आपको यही यूज करनी थी। वैसे लोग यू लिख देते हैं इसको कि ई एन इक्वल टू ई नोट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ई नोट क्या कह देते हैं, ई नोट को कह देते हैं कि ई नोट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब कह देते हैं, अब फॉर्मूले में कभी कभी दे देते हैं कि ये -13.6 है, कभी कभी नहीं देते। अब नहीं दी तो आपको -13.6 ही यूज करनी है। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है कि यहाँ -13.6 के बजाय हाइपोथेटिकल कोई भी ले ली कि -15 है, -18 है, -20 है, या -x²/2 है, इस तरह से कुछ भी वैल्यू ले ली टफ बनाने के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे है। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख ली क्योंकि स्टैंडर्ड था, यहाँ लिख दिया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये लिखने से। z क्या है यहाँ पर, z है आपका जो एटॉमिक नंबर है, समझ रहे हैं? या कहूं तो z बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज है कुल मिला के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, z इफेक्टिव नहीं है ये। z इफेक्टिव क्या होता है, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझ जाएंगे वे। z क्या है, इसको रफली या तो आप नु कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर होता है, या फिर ये बोल सकते हो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो। ओके गाइज, समझ में आया आपको चीजें ये सब कि z एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियस चार्ज। n क्या है, नंबर ऑफ शेल। नाउ इसमें रख दे वैल्यू, z क्या हो गया हीलियम के लिए 2 अपॉन n क्या है 3, ये हो गया स्क्वायर। अब पूरे को सोल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर। ठीक है, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है फॉर्मूला। ओके, सो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the graphs shown below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from metal surface? Again guys, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन based on photoelectric effect. ओके, सेम वही साई वाई वाला फंक्शन लगेगा जो अब तक हमने देखा था। पहला ग्राफ देखते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई उस पे ग्राफ बनाया। तो अब फिलहाल देखते, देखिए एनर्जी ऑफ लाइट ये हो गया ई के ई हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी ई इक्वल्स टू साई प्लस के ई हो गया। अब साई तो कांस्टेंट होगा ना, किसी मेटल सरफेस का फिक्स होता है थ्रेशोल्ड, इतना क्रॉस हो जाएगा, तो दिस इज अ कांस्टेंट। नाउ के ई इज ऑन वाई एक्सिस वाई और ई इज ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं वाई इक्वल्स वाई इस तरह से मैं इसको देखिए इसको ऐसा कर देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस साई एंड कंपेयर करता हूं उसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ओके, सो ये ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा कैसे, देखिए अगर मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दूं तो ई माइनस साई 0 हो जाएगा, यानी ई इक्वल्स टू साई या ई नोट, कुछ भी लिख दें आप। तो अब देखिए y इक्वल्स टू 0 है तो ई इक्वल्स टू ई नोट, ये वैल्यू आपकी ई नोट या साई होगी। ठीक है, और अगेन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, तो ये करेक्ट है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये गाइज ऑप्शन आपका सही है, मतलब जो ये ग्राफ है वो सही है, लेकिन आपको गलत वाला बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी ऑफ और इंटेंसिटी के बारे में बोला गया। अब एक बात चीज देखिए आपको गाइज, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट आप जब पढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए गौर से देखिएगा, जब मेटल सरफेस पे लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो जो ये नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कि कितनी इंटेंसिटी की जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जब लाइट पड़ी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे। ऑल्सो एक बात और है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड कर, वो इसका उल्टा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी बट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। समझ में आपको, इसका उल्टा हो गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी पे क्या होगा, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल।
आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा और ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिलहाल ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला जो ग्राफ है देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्राफ तो सही है ना, ग्राफ सही है। अब अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंसी दिखाइए। अगेन गाइज सही आंसर है। क्यों है गाइज, कि देखिए देखिए सिंपल, ये तो वो है कि ये जो इन्होंने थोड़ा स्पेस दिखाया है, ये वो लाइट है ना, कहते हैं कि थ्रेशोल्ड वाली, ये होता है ना कि E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो जाता है एच सी अपॉन लैम्डा, ये क्या हो जाता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, फिक्स है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जो ये कुछ फ्रीक्वेंसी इस, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ये तो वो न्यू नॉट है कि जिस टाइम के लिए कि जब मैंने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ही नहीं हो रहे, तो सिंपल ये वो फ्रीक्वेंसी है। जब एक हद तक फ्रीक्वेंसी पहुंच गई तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू होंगे। हालांकि नंबर पे डिपेंड नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कितने होंगे ये नहीं करता। तो सिंपल इस फ्रीक्वेंसी के लिए तो कुछ भी इजेक्ट नहीं होता, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पहुंची थ्रेशोल्ड वाली तब इजेक्ट होना शुरू हुए, और उसके बाद भी नंबर डिपेंड नहीं करता, सिंपल स्ट्रेट लाइन है फ्रीक्वेंसी पे। आई होप गाइस ये समझ में आएगा। स्टेट, ये भी ग्राफ सही है, आंसर गलत है, गलत आपको बताना है। लास्ट ऑप्शन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। सेम फॉर्मूला लगाए कि E इक्वल्स टू ई नॉट या साई प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का पूछा है। ओके, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो इसको लिख सकता हूं मैं, अगेन काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूं मैं। सिंपल है गाइज, अब वही वाला आपको लॉजिक लगाना है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी या वाई एक्सिस को जीरो कर दूं तो जो एच न्यू है वो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जीरो हो जाएगा टोटल। तो एच न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है, और न्यू क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट डिवाइड बाई एच, या इकट के न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट। कुल मिला के समझ में आपको कि जब अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा होता ना काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, तो अगर ये जीरो है तो न्यू नॉट न्यू यहाँ आएगी, तो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा जैसे आपका एनर्जी का बना था ना, सेम वैसे ही ऐसा ग्राफ बनना चाहिए भाई। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो फ्रीक्वेंसी लाइट भी जीरो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो यहां से बनना चाहिए था, ऐसा होता तो सही रहता, इसलिए ये ग्राफ गलत है, आंसर सही हो गया डी ऑप्शन। आई होप गाइज आपको सारे के सारे ऑप्शन समझ में आएंगे, मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग about an electron occupying the 1s orbital in a hydrogen atom is incorrect। ये बात जोड़ दीजिएगा, बोहर रेडियस रिप्रेजेंट्स ए नॉट, ये ठीक है सबको पता है। बोहर रेडियस वाला जो भी अगर आपको बेसिक चाहिए पार्ट 1 अगर आपने देख लिया तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा अभी, है ना। इसमें देखते हैं, इसमें ग्राफ वाला समझेंगे बहुत अच्छा होगा। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में आपको है ना 3 टाइप्स के ग्राफ मिलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइंड होने के वगैरह वगैरह, है ना। पहला देखोगे आप साई वर्सेस आर, दूसरा होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर डिस्टेंस के, और एक तीसरा होता है जिसको आप बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो मेन टोटल, हालांकि बहुत बड़े टर्म्स हैं, लेकिन आपके जो फंक्शन जो सिलेबस में है वो इतना ही है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर का ग्राफ, ये हो सकता है, ठीक है। साई वर्सेस आर बेसिकली ये क्या है, एक वेव फंक्शन बोल देते हैं, और लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है कि क्या है। साई वर्सेस आर का ग्राफ बन जाता है कि मतलब कहे ना कि कुछ नहीं है। साई स्क्वायर बेसिकली, या साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बोल देते हैं इसको कि साई स्क्वायर वर्सेस आर है। नो एक्चुअल जब बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल जो बोलेंगे आपको कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो उसकी बात करते हैं जब आप रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, ठीक है।
ये समझ में आई एक चीज तो आपको। तो जब पहले टोन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो बेसिकली कैन बी फाउंड यानी प्रोबेबिलिटी की बात कर रही है। तो आप यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी का अगर ग्राफ का बनाना आता है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हल्का सा एक आइडिया इसमें ग्राफ्स के बारे में दे देता हूं, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसा ज्यादा लंबा नहीं एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं साई वर्सेस आर के ग्राफ बना रहा हूं। साई वर्सेस आर, सब में साई वर्सेस आर ही होगा इस तरह से। 1s ऑर्बिटल के जब आप बात करते हो, ये 1s 2s 2p ये जरूरी है इसमें। 1s में सिंपल आपको जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, टच हो रहा होगा और यहाँ पे पहुंच जाता है। ये सिंपल ऐसा है 1s। अगेन अब डिफरेंस कहाँ जाएगा, जब इसका आप 2s वाला ग्राफ बनाओगे। 2s में आप देखोगे कि यहां से ग्राफ निकला और यहां से नीचे से ऊपर इधर आ गया। अब जो ये पॉइंट है इसको बोल देते हो आप नोड। इसमें कोई नोड नहीं थी। अब जब ये क्रॉस कर रहा होगा ना पूरा ग्राफ को कहीं से, इस केस में ये नोड हो जाती है। ये 1s का हो गया। अगेन अगर आप फिर से 2s का बना रहे होते तो 2s में भी क्या, ये तो 2s का हो गया, सॉरी ये 2s का था ना, 1s का तो ये हो ही गया था। तो अगेन आप अगर आगे भी बना रहे होंगे 3s का, तो 3s में क्या होगा, देखिए एक यूं, ये हो गया। अब ऊपर जाके अगेन ये। नाउ ये किस तरह से डिसाइड करोगे नोड्स कितनी है। आपको पता हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बताया था कि जो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस एल माइनस वन। n है नंबर ऑफ, या कहूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, ये 1 हो गया। n क्या है नंबर ऑफ शेल, l क्या है जो आपका SPDF है ना वो वाला। s का मतलब 0, p 1, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है l की वैल्यू। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, 1s के लिए कितना है 1 माइनस एल, s के लिए कितना है 0 माइनस 1 यानी 0। 1s के लिए यहाँ पे कोई नोड नहीं थी, यहाँ पे पता लगे। अब ये क्या है प्लस या माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ये वेव की जो कह देते हैं साइन होता है और कुछ नहीं है इसमें बस। ऐसे अगेन 2s के लिए देखोगे आप तो 2 माइनस 0 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 नोड दिख रही है आपको। अगेन 3s में आपको पता लगाना हो तो 3s में कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2, 2 नोड दिख गई। अगेन आपको फिर से 4 का भी निकालना है तो 4 का ऐसा हो जाएगा 1 2 3, इसमें तो 2 नोड हो गई 1 2 3। 4s के केस में हो जाएगी 4 माइनस 0 माइनस 1 3 नोड। समझ में आपको। तो ये हो गया साई वर्सेस आर का फॉर्मूला। ये तो था सिर्फ s के लिए। सिमिलरली अगर आपको 2p के लिए बताना है तो अब क्या होगा, देखिए 2p के लिए क्या स्टार्ट होगा, अब 1s का तो आपका इस तरह से स्टार्ट होता है s ऑर्बिटल का, यूं यूं यूं, है ना। लेकिन p वाले में केस में क्या है, आप s और p का ही याद रखिएगा, बस इसमें ही इतना ही हमारा कि p का क्या है यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया 2p। अगर इसमें नंबर ऑफ नोड्स देखोगे तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें 0 है। अगेन वही यहाँ पे देखोगे आप इस फॉर्मूले में रखोगे n इक्वल्स टू 2, p क्या होगा 1 माइनस 1 यानी 0, 0 नोड्स हो गई। अब 2p यानी अगर मैं यहाँ पे 3p का बनाना चाहूँ ग्राफ तो आप सिंपल ऐसे 3 माइनस LP का क्या हो गया 1 माइनस 1 यानी 2 1 हो गया। तो मैं ऐसे ग्राफ बना सकता हूँ कि इसका जो ग्राफ बन जाएगा, एक नोड बनानी है, s का यूं होता है, p का यूं होगा, तो p का यूं, एक नोड बन गई, बस यहां टच कर दिया तो ये होगी मेरी एक नोड। इस तरह से ग्राफ बनाना है आपको और कुछ नहीं करना। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। सेकेंड ग्राफ होता है वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला साई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल है, बस इसमें अब साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी में दोनों ग्राफ एक्सिस के ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाने वाला। अब देखिए साई जब वर्सेस आर में 1s का आपने बनाया था तो सिंपल यू बनाया था ना, ठीक है। अब इसमें भी जब आप साई स्क्वायर करते हो इसमें भी लगभग लगभग ऐसे ही बन जाता है। भाई इसमें मैं ये कह देता हूं कि जो ये वाला है ना, बस ये एक्स और वाई को ये थोड़ा टच नहीं करता इसमें ये कह दिया जाता है। सिमिलरली अगर अब मैं 2s का बनाना चाहूंगा, 2s में देखिए वही n माइनस एल माइनस 1, नंबर ऑफ नोड काउंट कर लीजिए, 2 माइनस एल 0 1 यानी 1 नोड। तो अब मैंने कहा था साई स्क्वायर, अब साई स्क्वायर या उसमें सेम ही रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, एक नोड बनेगी, तो ये टच हो गया तो एक नोड, इसलिए इसमें टच नहीं हो रहा था ना। अब एक नोड हो गया, अब ऊपर जाके
सिंपल बस ये समझ में, आपको नीचे नहीं जाना था ना इसलिए। तो ये हो गया एक नोड, तो हो गया 2s। सिमिलरली 1% और बता दूं आपको, 3s का बनाना होता तो 3 - 0 - 1 2 नोड हो जाती। तो अब 2 नोड्स को यहां बना देता हूं। 2 नोड्स में कैसे हो जाएगा, 2 बार टच करने से, एक बार यहां से स्टार्ट किया, एक बार टच किया, ठीक है, 2 बार टच किया, बस ये आपका 2s का ग्राफ बन गया। ठीक है, सिमिलरली अब p का कैसे होगा, जैसे साई वर्सेस r में s का तो यूं स्टार्ट हो रहा था और p का यूं स्टार्ट हो रहा था। सिमिलरली जैसे साई स्क्वायर r में आपने देखा कि s का आपने ऊपर से स्टार्ट किया यूं यूं यूं, तो p का अगेन यहीं से स्टार्ट करोगे यूं। ये अगर ये देखोगे तो सेम 2p का हो गया, 2 - 1 - 1 यानी 0 नोड। अब 3p का बनाऊं तो 3 - 1 - 1 यानी 1 नोड हो जाएगी, यानी एक बार टच किया एक नोड, बस ये ग्राफ बन गया आपका 3p का। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। अगेन लास्ट, अगर आप बोर नहीं हुए हैं अब तक, तो अब जो ग्राफ बना है अब देखते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, यानी 4πr² dr वर्सेस आर, ये स्पेसिफिकली लिखा जा दे सकता है। जो आपने देखा ये साई स्क्वायर और आर में, इसमें क्या होता है कि जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाता है, लेकिन इसमें जब आप सेम लॉजिक आपको इसमें यूज करना है, मतलब जो ये ग्राफ बनाने का, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये ऊपर होती चली जाएगी, समझ में। बस इसमें, और ये साई स्क्वायर आर था, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी यानी ये वर्सेस आर था। इस तरह का लॉजिक है और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज लास्ट है जो मैं भूल गया कि अब तक साई और साई स्क्वायर में एस का यूं स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं आपको इसमें 1s का बनाने की कोशिश करूं, 1s में 1 - 0 - 1 0 नोड बनेगी, लेकिन ग्राफ अभी भी यहीं से स्टार्ट होगा 1 नोड। 2s का बनाऊंगा तो 1 नोड हो जाती है, अभी कैलकुलेट करा तो 1 नोड, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेंगे ऐसे। 3s का 2 नोड हो जाएगी तो 1 2 1 नोड होगी, थोड़ा ऊपर उठा 2 नोड होगी, अब ये तीसरी नोड, समझना। सिमिलरली 2p का भी ऐसा ही सेम सा ग्राफ बन जाएगा। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, सारे के सारे ग्राफ्स। जब भी कभी आपको ग्राफ दे दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि 1s का है, 2p का है, 3s का है, क्या है, सिंपल आपको ये देख लो, नोड्स काउंट कर लो, ठीक है, और उससे नोड काउंट करके n - l - 1 में सेट कर दो, तो आपको उससे आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। अच्छा गाइज, एक चीज मिस हो गई मेरे से, यहाँ पे 4πr² dr तो लिख दिया मैंने, लेकिन ये सब में साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर है ना, साइज में जल्दबाजी में ज्यादा वो हो गया, साई स्क्वायर 4πr² dr है ये, तभी तो साई और उसका होगा ना वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चंस बिल्कुल देखते हैं, ये जहाँ भी 4πr² रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो ये है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बहक गया, ठीक है, खैर अब ये देखते हैं, और सब तो सेम है, वो लिखना रह गया था बस। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगेन वही रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी एंड 1s के लिए कोई नोड नहीं होती, और यहां पे होगी r, तो ये हो गया ये, ठीक है, 1s के लिए ग्राफ बन गया। अब एक बात चीज नोट करिए, जो ये डिस्टेंस होती है ना गाइज, ये वाली 1s के लिए, ये याद कर लीजिए, ये a नोट है, बोहर्स ऑर्बिट हमेशा a नोट ही होती है, यानी इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आप देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना, आगे टच नहीं करना, ये आगे चली जा रही है, यानी ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि फाइंड हुआ, हो सकता है, जीरो नहीं हुई, टच करते ही तो जीरो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ए नोट पे यहां है तो कहीं आगे जाके 2a नोट भी आया होगा, तो लेकिन जीरो नहीं हुई है, थोड़ी बहुत है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। मैक्सिमम पूछूंगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां है, वो मेरा आंसर हो जाएगा ये ए नोट बोर रेडियस पे, अगर ये पूछा जाता, लेकिन 2a नोट पे भी इलेक्ट्रॉन स्टिल कैन बी फाउंड, ओके। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ
इज डबल दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। अब देखिए आपको गाइज मैंने पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सब कुछ इसका बेसिक बता चुका हूं मैं, एकदम कंप्लीट बेसिक। अब इसमें मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अभी बताया था। अब देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये याद कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हालांकि मैं इसमें सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी -En, यानी +13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके गाइस, नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल्स टू जो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ En, समझ रहे हैं? या मैं इसको ऐसे बोल दूं, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि E माइनस है तो माइनस मैग्नीट्यूड ले लिया ना, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आ जाएगा। आई होप गाइस पता होगा आपको ये। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड क्या ले लिया कि साइन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आपको? तो ये फॉर्मूला था, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सही है, अभी भी आंसर मेरा गलत है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अब अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? 1s के लिए बात हो रही है, आपको बताया था साई वर्सेस आर या साई स्क्वायर वर्सेस आर, दोनों एस वाले यहीं से स्टार्ट होते हैं। ये तो नीचे चला जाएगा ऐसे, ये ऊपर से स्टार्ट हो जाता है ऐसे। तो लेकिन मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ पे सबके सब जो ये चोंच है, ये पॉइंट है, वो नीचे ही है। तो मैक्सिमम कहाँ है? एट द न्यूक्लियस ही होगी, है ना। डेंसिटी या नियर द न्यूक्लियस वुड बी मोर करेक्ट आंसर, है ना, वैल्यूज। तो ये भी क्या हो गया? सही स्टेटमेंट है। तो वैसे तो देखिए आगे अगर देखने की जरूरत नहीं, यही मेरा गलत होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ A0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी, अब देखिए आप इसमें एक फंक्शन समझिए। टोटल एनर्जी मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? जब एनर्जी मैक्सिमम होता है कोई भी वैल्यू आपकी लीस्ट स्टेबल होगी, लेकिन जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो आपकी जो एनर्जी है, वो जो स्टेबिलिटी है, वो मैक्सिमम बढ़ जाती है। अब देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी और डिस्टेंस में 1s के लिए आपने ये ग्राफ बनाया था, 1s के लिए ऐसे, ठीक है। ये होगी आपकी A0। मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डिस्टेंस है वो A0 पे सबसे मैक्सिमम है, यानी न्यूक्लियस के मैं अगर A0 पे आ रहा हूं, ये डिस्टेंस अगर A0 है तो इस रीजन में A0 डिस्टेंस पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन में सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। बाद में डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आपको ये क्या मतलब है? तो अब देखिए अगर इस रीजन में मेरा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, यानी इस रीजन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल का मतलब एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस A0। तो इसका मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट। मिनिमम होता तो मैं करेक्ट बोल देता उसको, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, पूरा एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छा लग जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। अब देखिए वो साई वर्सेस एक्स में ग्राफ बना दिया है, ठीक है, लेकिन आप इनको इस टाइप की कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वही मान के चलिए कि जो मैंने कहा था ना आपको, ये इस तरह के ग्राफ साई वर्सेस, उसमें तो इस तरह का ग्राफ बनते रहेंगे, ठीक है। तो जहां ये टॉप्स पे होंगे ये पॉइंट्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पोजीशन है, अगर मैं साई का ग्राफ दे दी, देखिए साई स्क्वायर 4πr² dr वर्सेस r में दे दिया, ये तो डायरेक्ट वैल्यू दे दी कि यहाँ पे इस तरह का मैं ग्राफ बनाऊंगा इस रेडियल प्रोबेबिलिटी और उसमें r में, तो यहाँ पे A0 पे मेरा इस तरह डिस्ट ग्राफ होगा तो मैक्सिमम होगा। लेकिन सिमिलरली साई और इसमें भी क्या कंसेप्ट हो जाता है कि जो ये टॉप वाली पोजिशन से, समझ रहे हैं, ये जो साई हो गया ये टॉप है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन का, तो जहां भी ये टॉप पे होगी वहां पे भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लाइकली है फाइंड होने के, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप ये सारा कंसेप्ट कुछ, और इसमें ज्यादा डीप घुसने की जरूरत भी नहीं है गाइस, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा डीप घुसेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे, ठीक है। सिंपल है, जहां टॉप्स पे होंगे अगेन वही इलेक्ट्रॉन ज्यादा फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी या मिल जाएंगे,
ठीक है। सो सेम क्या हो जाएगा, कहाँ पे मिलेंगे, अब देखिए ये टॉप ये रहा ए नोट और एक ये है सी। मैंने आपको बताया था ना ये प्लस एंड माइनस ये सिंपल मैग्नीट्यूड या किसी को डिफरेंट नहीं करते, बस ये साई के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन के डायरेक्शन को। तो प्लस एंड माइनस कुछ नहीं है, ए और सी के रीजन पे सबसे ज्यादा जरूर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है गाइस, समझे। तो रीजन ए एंड सी, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। यही है बस गाइज, और कुछ नहीं है इसमें। बी अगर आपको इससे पूछे लीस्ट लाइकली पूछा होता, इसमें तो मोर लाइकली हो गया, इसमें पूछा होता लीस्ट लाइकली, तो क्या हो जाएगा लीस्ट लाइकली, बी ऑप्शन। समझ रहे हैं, बी की जगह लीस्ट लाइकली हो जाएगा कि बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज वही सेम, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो। अब ये बताना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको भी क्या बताया था कि सिंपल आप नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर लिया, आपको ग्राफ्स भी नहीं बनाने आ रहे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर ऑफ नोड्स मानेगा एन माइनस एल माइनस वन, इसमें आप नोड्स निकाल लो। अब इसमें कितनी नोड दिख रही है आपको, एक नोड है ना, यहाँ तो टच ही नहीं कर रहा है। देखिए नोड का मतलब क्या है, नोडल प्लेन की जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लीस्ट होगी। तो जैसे आपने पिछले ग्राफ की जो नोड थी वो ये क्या है, बी नोड है यहाँ पे ना, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे या मिलेगा वो लीस्ट है, ये नोड हो गया। सिमिलरली साई स्क्वायर वाले में भी ये नोड हो गया, सिमिलरली रेडियल प्रोबेबिलिटी वाले में नोड हो जाती है, तो नंबर ऑफ नोड्स तो सेम रहेंगी ना। तो इससे अब सिंपल आपको एक नोड किस में आ रहा है आपको ये बता देना है, बस लगाएं 1 माइनस एस के लिए 0, एल है ना माइनस 1 यानी 0, एक आप इसमें एक आना चाहिए आंसर 1 नोड, तो ये नहीं है। 2 माइनस 1 पी के लिए एल कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी इसमें भी 0 हो गया, तो ये भी नहीं है। 3s के लिए देखिए 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी 2, ये भी नहीं है। 2 माइनस 0 माइनस 1 1, ये आ गया करेक्ट, ये ग्राफ होगा नोड का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया, आपको सबको बेसिक समझ में आ गया। देखिए वैसे भी साई स्क्वायर और उसमें अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो 1s का कैसे बनेगा, साई स्क्वायर उसके बता रहा हूं, कुछ ए 0 नोड है ना, कुछ इस तरह से। 2p का किस तरह से बनेगा, 0 नोड है ना, तो कुछ इस तरह से। 3s का कैसे बनेगा, 3s में 2 नोड है, तो यानी एक नोड, 2 नोड और तीसरी बस ऐसे टच किए बगैर। ठीक है, समझ में आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नाउ गाइज ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जेड इफेक्टिव से सोल्व कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ना देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो फॉर्मूला है अभी उसे मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ई डबल एफ लिखा है ना, जितना ज्यादा ये उतनी कम एनर्जी हो जाती है ऑर्बिटल की। समझ में आया, जितना ज्यादा ये इतनी कम एनर्जी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नाउ जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कैसे करोगे, जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जेड माइनस जेड कोर। नाउ जेड क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जो कि आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिख दे, फैंसी नाम लिख दिया इसका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक नंबर है आपका जेड, जो भी आपका होगा। ठीक है, इसमें जेड कोर का मतलब ये हो जाएगा कि सपोज देखिए ये न्यूक्लियर चार्ज है और ये नंबर ऑफ शेल्स दिए हुए, या बोलूँ तो सब शेल्स मान के चलिए। सपोज इसमें मैंने कह दिया कि 3p के मुझे बताइए, 3p का मुझे जेड इफेक्टिव बताना है, तो आपको क्या करना है, 3p के अंदर जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरा जेड कोर है, इसको हटा के ये सारे। ठीक है, अभी आप निकालेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वैल्यू इन सब में, ठीक है, उसकी लीस्ट एनर्जी हो जाएगी इस फॉर्मूले से। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। अगेन डीप घुसने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको रिलेशन बताया वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगेन अब देखिए इन सब का आपको 2s ऑर्बिटल का बताना है। मैं क्या करता हूं, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं पहले। ओके गाइस, सो ये हो गया। अब देखिए मुझे 2s ऑर्बिटल का इसमें मिनिमम बताना है एनर्जी, तो जेड इफेक्टिव निकालू। जेड ये 2s, इधर 2s नहीं है तो यहां में 2s 0 लिख देता हूं।
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 2s। तो 2s के मैंने क्या कहा था, z इफेक्टिव, z माइनस z कोर। तो इसमें z की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 एटॉमिक नंबर, इस वाले में क्या हो जाएगा z की वैल्यू 1 एटॉमिक नंबर, इसमें z की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसमें z की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब वैल्यू है माइनस में क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन z यानी 2s वाले ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है -2, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है -1, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है -2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन -2, तो वैल्यू क्या होगी 17, 0, 1 और 9। तो z इफेक्टिव की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में हो गई 17 यानी k में, राइट गाइज। सो मैंने क्या बताया था आपको, z जितना ज्यादा उतनी एनर्जी कम, लोएस्ट एनर्जी पूछी तो यानी k आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है गाइज, और कोई मेथड अगर कोई आपको देख रहा है तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of shortest wavelength of two spectral series of hydrogen spectrum is found to be about 9. The spectral series are, देखिए गाइस सिंपल है, जब भी आपको स्पेक्ट्रल सीरीज का हो जाएगा, ये आप लाइमन बाउमन पास्चन, ये क्या है बेसिकली रिडबर्ग इक्वेशन के थ्रू आपको सोल्व करना है ना। रिडबर्ग इक्वेशन का क्या है कि न्यू बार को क्या बोलते हैं आप, वेव नंबर, वेव नंबर या कह दो तो 1/λ इक्वल्स टू हो जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ना जो ये n1 और n2 है ये डिपेंडिंग अपॉन लाइमन है, बामन, पास्चर, ये सब पे इनके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अभी आपको समझाता हूँ। z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ठीक है, r आपका रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया ना। अब एक बात चीज देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये हो गया KLMNO, ये शेल हो गया, या इसको आप क्या बोल देते हैं n=1, n=2, 3, 4 एंड 5 ना। इसमें गाइज आपकी 5 सीरीज होती है ना, लाइमन सीरीज, बामर, देन पास्चन, देन ब्रैकेट, ठीक, नाउ पी फंड, ठीक है। नाउ इनके लिए क्या है, ये बेसिकली क्या है KLMNO, इस तरह समझ के चलिए, मतलब ये n की वैल्यू इसके लिए क्या होगा, अगर n की वैल्यू देखूं, n1 की वैल्यू, ये n1 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ये n1 की वैल्यू बेसिकली फिक्स रहती है, ठीक है, इन सब के लिए। n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, या इस केस में ना अगर लाइमन की बात कर रहा हूं तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। बामर के केस में n2 की वैल्यू क्या हो सकती है 3, 4, 5, 6, 7, पास्चर के लिए 4, 5, 6, 7, ब्रैकेट के 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, पी फंड के लिए 6, 7, 8, 9, इस तरह से। सो इतना समझ में आ गाइस आपको। नाउ देखिए सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में बोला गया है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइंस है n2 विल बी साई, मतलब जब लाइमन के लिए सपोज मैंने कहा कि लाइमन के लिए k या n=1 है, ठीक है। अब मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली बतानी है, तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है शॉर्टेस्ट के लिए इनफाइनाइट। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किया होगा तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। तो सबके केस में ये n हो जाएगा। सिंपल आपको लैम्डा l ये इस तरह से रेशो निकालनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको ये रेशो निकाल के देख लीजिएगा आप, ये थोड़ा लेंदी है इसलिए मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपको। आई होप आप समझ जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा इश्यू है नहीं इसमें, ठीक है। बस आपको लैम्डा l अपॉन लैम्डा p ये इसकी रेशो निकालनी है, और जिस केस में ए के लिए इसमें बी वाला ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, और जिस केस में 9 या 1/9 आ जाता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 9 की वैल्यू पूछिए लाइमन पास्चर में, हालांकि इसमें लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसमें रेशियो बोली थी ना, तो इसमें मैंने लैम्डा एल अपॉन लैम्डा पी निकाल लिया, 1/9 आ गया, कोई इशू नहीं, 9 मान लूंगा मैं इसको। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल का सिंपल रेशियो थी होनी थी, है ना, और किसी में केस में है नहीं, तो आप कंफ्यूजन भी नहीं हो सकते थे। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, बेसिक्स ये थे, राइट गाइज।